गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी स्टूडेंट। आज आपका रिवीजन लेक्चर है आईपीआर का। तो आईपीआर आज हम पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है इम्पोर्टेंट जितना बता दिया है आपको ध्यान में रखना है। आज तारीख है 16 तारीख है 16 और रिवीजन लेक्चर फ्री है। IPR311, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि आपको मैंने कंपलसरी लेसन्स के बारे में बता दिया कि कंपलसरी लेसन्स क्या होता है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में बताया है तो उनमें आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो पेपर है आपका, उसमें आईपीआर एक आपका 100 नंबर का पेपर होता है, मतलब कि 100 मार्क्स, इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नो, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इसलिए आपको 100 नंबर आपकी थ्योरी है, तो थ्योरी से ही आपका क्वेश्चन आएगा जितना, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक आईपीआर एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम जितने भी हमारे नेचुरल है, जितने भी हमसे संबंधित है, वो सारी चीज इसमें हम अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद आज हम बात करते हैं पेटेंट सर्च एंड डाटा बेसिस, मतलब पेटेंट सर्च, ठीक है। पेटेंट सर्च ये भी आपकी एक परिभाषा आई हुई है, पेटेंट सर्च, रिसर्च दिया मैंने, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो पेटेंट सर्च का मतलब होता है कि खोज करना, किसकी? पेटेंट की खोज करना है, किसकी? पेटेंट की। तो पेटेंट की जब खोज करते हैं, तो जैसे का मतलब कि हमें किसी की उत्पत्ति देखनी है, किसी का नाम जानना है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस कंपनी का है, किसने इसको अनुमति दी है। तो वो सारी चीज क्या है, पेटेंट, जो भी हमारा पेटेंट है उसको खोज करते हैं, ठीक। जो हम दस्तावेज होते हैं, अब मान लीजिए किसी के बारे में हमें जानकारी लेनी है, तो हम तभी तो बता सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति इतना पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसके दस्तावेज देखते हैं, तो एक क्या उससे हमें पता चलता है कि भाई इसके अंदर ये क्वालिटियां हैं, ठीक है। तो ये पेटेंट मतलब हो गया कि मतलब एक दस्तावेज ये कार्ड है, ठीक है, पेटेंटेबिलिटी, जिसे हम एक कला भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये तो हमारा पेटेंट की परिभाषा आएगी पेपर में आपके, डाटाबेसेस, डाटा बेस। अब आपको बताओ, डेटाबेस का मतलब होता है कि किसी चीज को एक जगह रखा हुआ है, उसको कैसे, जैसे कि आपने देखा कंप्यूटर में हम सारा डाटा एक जगह बेस कर देते हैं, इंटरनेट पर भी होता है। तो वो क्या होता है, हमारा डाटाबेस होता है, जिसमें हम एक डेटा का गठन का एक संग्रह, मतलब कि अब कोई भी इस डेटाबेस को हम कहाँ एकत्र करते हैं, तो क्या करते हैं कि इसका एक संग्रह होता है जिसमें हम इसको एकत्र कर देते हैं। मतलब कि कहने का मतलब हमारा एक बॉक्स या एक फोल्डर या फाइल, तो उसमें हम उसको एकत्र करते हैं। तो ये डेटाबेस होता है जिसमें हमारा डाटा मिल जाता है। जैसे कि अब हमें डाटा देखना है 2010 का, 2015 का, तो क्या करते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग फाइल बना देते हैं जिसमें हमें कौन सा डाटा, कौन सी ईयर का हमें ढूंढना है, जिस ईयर का हमें डाटा ढूंढना है उस ईयर का डाटा हमको मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डाटा बेसिस है, ओके। उसके बाद पेटेंट स्कोप। अब पेटेंट स्कोप की बात आ जाती है, तो पेटेंट स्कोप, अब मान लीजिए पेटेंट स्कोप ही नहीं होगा तो हमारा आईपीआर का कोई मतलब ही नहीं होगा।
तो इसलिए पेटेंट का स्कोप है कि हमारे जितने भी जरूरत हैं, हमारी कंपनी के लिए क्या, हमारे बिजनेस के लिए क्या, हमारे समाज के लिए, जब तक हम इन चीजों को नहीं अप्लाई करेंगे तब तक हम एक व्यवस्थित प्रणालियों में कार्य नहीं कर सकते। और जब व्यवस्थित नहीं होगा तो आपाधापी होगी, मतलब कि ये भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब कि हम उन्हीं चुनिंदा लोगों को पेटेंट देते हैं जो उसके लिए एक जिम्मेदार पर्सन होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसका स्कोप होता है कि हमारे किस क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र के लिए पेटेंट का स्कोप रहता है। ठीक है, ग्लोबल डिजाइन डाटाबेस। अब वैश्विक जो भी हमारे हैं, जैसे कि हमने क्या किया, ग्लोबल स्तर पर, बड़े स्तर पर अपना डिजाइन पेश किया, जिस डिजाइन से हमें देखा गया कि उस डिजाइन का क्या महत्व, तो मतलब कि डिजाइन तो हमने किया परंतु उस कंपनी का तो हुआ, हमने पूरे देश में देखा कि भाई इस डिजाइन का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मतलब कि कंपनी कौन सी है, वो सारी चीजें डाटाबेस किसमें, हम ग्लोबल मतलब कि बाहर पूरे एक सही युक्त अंतरफल के माध्यम से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं हग सिस्टम। हैग सिस्टम, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी ग्लोबल डिजाइन की। उसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है यूपी ओवी। देखो इसकी फुल फॉर्म आपके पेपर में आई हुई है, तो इसको भी आपकी फुल फॉर्म, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है, जो कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनियन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, ओके, यूनियन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ऑरिजिन प्लांट वैरायटी होगी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसके कुछ एक्ट्स भी हैं, वो भी आपको देखना है, इसके लाभ क्या क्या है। तो यूनियन प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैरायटी जो है, संगठन है, यूनियन है, वो आपका ये चीजें आपको बताएंगी। उसके बाद इसके क्राइटेरिया भी हैं, तो इसके क्राइटेरिया आपको पूछे जा सकते हैं वैरायटी के, तो न्यू, डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म और स्टेबल, ठीक है, इस प्रकार से ये क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ वैरायटी, ग्रांट ऑफ वैरायटी। तो पहला क्या है, न्यू है, दूसरा है डिस्टिंक्ट, तीसरा है यूनिफॉर्म, और फोर्थ पॉइंट आपका स्टेबल, ठीक है। तो ये आपका पूछे जाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात आती है ब्रीडर की एंड वैरायटी, ठीक है। तो ब्रीडर कौन होता है, जो किसी किस्म को फर्स्ट टाइम ग्रो करता है, उसे हम ब्रीडर कहते हैं, ठीक है। और वैरायटी जो हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, मतलब कि वैरायटियों का वर्गीकरण होता है, जो हम वैरायटी जो ब्रीडर ने लॉन्च की उनकी वर्गीकरण किया, उसमें देखा कौन सी वैरायटी किसके लिए, तो उसका नाम हम वैरायटी दे देते हैं। तो इस प्रकार से एक समूह हो जाता है ये वैरायटी का, ठीक। तो ये था ब्रीडर की और वैरायटी की आपको परिभाषा याद करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका पी
PBNFR एक्ट। ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको आपको सही से पढ़ना है। इसको क्या कहते हैं, पहले प्लांट प्रोडक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट्स, ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए सबकी। तो इसमें आपको जितना भी है पॉइंट्स, इसमें सारे पॉइंट्स आपको देखने हैं। जनरल फंक्शन क्या है, ठीक है, वैरायटी क्या है, इसकी डेफिनेशन, प्लांट वैरायटी और पीपीआर की। ओके, तो इसमें आपके रजिस्ट्रेबल प्लांट वैरायटी कौन कौन, इसमें रजिस्ट्रेबल तो रजिस्ट्रेबल हमारे इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। तो ये भी हमें आपको ध्यान होना चाहिए। वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी, न्यू वैरायटी, एक्सटेंड वैरायटी, फार्मर वैरायटी। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद है एसेंशियली ड्राइव्ड वैरायटी, ठीक है। इसकी फॉर्म भी पूछी जाती है, आपके पेपर में आती है। तो इस EDV, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक्सटेंड वैरायटी होती है, ठीक है। तो ये आपके रजिस्ट्रेबल वैरायटी है, न्यू, एक्सटेंड, फार्मर एंड एसेंशियल ड्राइव्ड वैरायटी। उसके बाद कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन प्लांट वैरायटी, वो तो आपको बता दिया। उसके बाद आपका पेपर में मिलता है प्लांट ब्रीडर, ओके, प्लांट ब्रीडर राइट। इसकी परिभाषा आपकी पूछी जाती है पेपर में, तो ये आपको पढ़ना है सही से। ये 1987 में उसको लॉन्च किया था, ठीक है, राइट्स को दिया गया था। उसके बाद और समय इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, तो आपको वो भी पढ़ना है। इसमें ब्रीडर एग्जाम्पशन है, तो मतलब ब्रीडर को छूट क्या क्या दी गई थी, ब्रीडर एग्जाम्पशन। और फार्मर एग्जाम्पशन, ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो मतलब कि मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। उसके बाद
ब्रीडर रिसर्चर। एंड फार्मर राइट आपको पढ़ना है, ठीक है। इसकी परिभाषा भी आती है पेपर में और फार्मर राइट्स की भी, तो यह भी आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये आपके जितने भी हैं राइट्स हैं वो आपको पढ़ना है, देखना है कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से इसका फायदा मिल सकता। क्योंकि कहने का मतलब मैंने आपको वो सारी चीज़ें आपके जितना मैंने आपको कराया है वो सारी चीज़ें आपको रिपीट कर दी हैं। तो आपका आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको जितना मैंने मटेरियल दिया है वो आपको पढ़ना है। जितना मटेरियल आपके पास पहुंच गया है इंग्लिश में भी हिंदी में भी पहुंचा दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको सभी बच्चों को पढ़ना है, ठीक। थैंक यू क्लास।